हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज रात को होने जाने वाला फोर्थ ट्रॉफी का मैच, जो कि होने जा रहा है वेलिंगटन और ऑकलैंड के बीच में। अभी तक स्पेशली इस मैच के बाद, सुपर मैच के बाद जो हमने फोर्थ ट्रॉफी के मैचेस कवर करे हैं, मेरे ख्याल से सबके मैचेस ही हमारे लिए काफ़ी अच्छे गए हैं। लास्ट मैच में भी हमारे लिए बहुत बढ़िया गया था। बिल्कुल जो जो प्रेडिक्शंस हमने करे थे, जिन जिन प्लेयर्स को पिक किया था, सब कुछ सही था। और कैप्टन वाइस कैप्टन भी बहुत अच्छा रहा है। मैंने तो पर्सनली जॉर्जसन को कैप्टन रखा था, जो मैच हमने कवर किया था वेलिंगटन और ओटागो के बीच में, और उन्होंने 5 विकेट निकाले। कुछ लोग उनको ले भी नहीं रहे थे, और कैप्टन वाइस कैप्टन तो दूर दूर तक किसी ने ना बनाया, लेकिन हमने बनाया था और वो हमारे लिए बहुत अच्छा भी गया। आई होप आपका भी काफ़ी अच्छा गया होगा। सेम ग्राउंड पे यहाँ पे मैच होने जा रहा है और वेलिंगटन का यहाँ पे सामना करने वाली है ऑकलैंड की टीम। दोनों ही टीमों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, और तो ऑकलैंड के पास स्पेशली यहाँ पे ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर वो यहाँ पे जीते तो नॉकआउट में अपना जगह बना सकते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें हैं। इस सीज़न में ऑलरेडी इन दोनों टीमों के बीच में मैच हो चुका है, जो कि ऑकलैंड के घर पे हुआ था। ऑकलैंड अपने आखिरी मैच पर हारी है सेंट्रल डिशेस के अगेंस्ट में, जहाँ पर वो डिफेंड नहीं कर पाए अपने स्कोर को। यहाँ पे वेलिंगटन के अगेंस्ट में उनको जीत की सख्त ज़रूरत है। देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें हैं और किस पॉइंट्स के ऊपर हम यहाँ पे बातें कर सकते हैं। ये मैच होने जा रहा है बेसिन रिजर्व वेलिंगटन में। वेदर में क्लाउडी है, लेकिन मुझे बारिश के चांसेस नहीं दिख रहे हैं। होपफुली मैच सही से हो जाए। आखिरी 5 में ऑकलैंड यहाँ पे काफ़ी आगे चल रही है, 3-1 से वो आगे हैं, और एक मैच नो चल रहा है। देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं आखिरी 5 मैचेस में, तो हमें क्या क्या देखने मिल रहा है। ये पहला मैच है जो ऑकलैंड में हुआ, 2020 का मैच है, 3 साल पुराना मैच, 3 साल से ज़्यादा। वेलिंगटन ने यहाँ पे बना था 283। ट्रॉय जॉनसन के आपको स्कोर देखने मिल जाते हैं। लास्ट मैच डे में ट्रॉय जॉनसन के बारे में, एक ही बैट्समैन के बारे में हमने बात करी थी कि इनको अपने को लेना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ लोग ले रहे थे, कुछ लोग स्पेशली जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है नहीं भी ले रहे थे, लेकिन हमारे टीम में वो थे और उन्होंने हाईएस्ट स्कोर भी बनाया दोनों टीम मिला के। तो वो प्रेडिक्शन बहुत बढ़िया गया था। यहाँ पे ट्रॉय जॉनसन का स्कोर है, बाकी गिब्सन तो अभी स्क्वाड में नहीं है। लिस्टर और ओली प्रिंगल है, ये ओली प्रिंगल अवेलेबल नहीं है, लिस्टर है। ऑकलैंड ने यहाँ पे चेस कर लिया रन को, जहाँ पे लीड करने वाले प्लेयर्स से विल ओडोनेल, रॉबर्ट ओडोनेल और सोलिया, जो कि अवेलेबल नहीं है। हाई स्कोरिंग इनकाउंटर रहा, जहाँ पर ऑकलैंड ने 2 ओवर हाथ में रख के चेस कर लिया। बॉलरों में से मैकपीक और हस्बैंड, यंग हस्बैंड जो सिस्टम में है। मैकपीक हालांकि स्क्वाड में नहीं है, यंग हस्बैंड खेल रहे हैं। अगला मैच और पहला मैच जो हमें वेलिंगटन का देखने मिल रहा है, जहाँ पे कल का मैच होने जा रहा है, यहाँ पे भी एक हाई स्कोरिंग इनकाउंटर हुआ। एलन जो अभी दूसरे साइड के होकर खेलते हैं, इनका रन था। ट्रॉय जॉनसन वापस से स्कोर करते हुए। डन रूफर्ड्स कल के मैच में वापसी कर रहे हैं। लुई देलपोर्ट हैं, बाकी दोनों बॉलर्स अवेलेबल नहीं है। ऑकलैंड चेज वापस से उन्होंने कर लिया। वार्कर और चैपमैन जो दोनों ही अवेलेबल हैं, इनके स्कोर्स हैं। बाकी न्यूटन, यंग हस्बैंड, इनके परफॉर्मेंसेस रहे हैं। कुछ इफेक्टिव बॉलिंग नहीं रही है अभी तक वेलिंगटन की तरफ से, इसलिए दोनों ही मैच में हाई स्कोर बनाने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाए। ब्रेसवेल अवेलेबल नहीं है। अगला मैच वेलिंगटन में हुआ। इस बार ऑकलैंड ने पहले बल्लेबाजी करी, और इस बार वेलिंगटन की बॉलिंग अच्छी रही, जहां पर न्यूटन, वैन बीक इन्होंने लीड करे, दोनों ही स्क्वाड में हैं। बाकी दोनों बॉलर्स में से ब्रेसवेल अवेलेबल नहीं है, और नेथन स्मिथ का 1 विकेट। वेलिंगटन ने इस बार चेस कर लिया, जिसको लीड करने वाले बैट्समैन नेथन स्मिथ ही थे। नेथन स्मिथ जब ओटागो के होकर भी खेलते थे, तब भी इनके रिकॉर्ड्स अच्छे रहते थे अगेंस्ट ऑकलैंड, और यहाँ पे भी थोड़े बहुत परफॉर्मेंस आपको दिख जाएंगे इस फिक्चर में। ब्रेसल नहीं है, बाकी डेलपोर्ट का 2 विकेट, दूसरी बार इनका नाम आया है। पहले 2 मैच में उतना तो बॉलिंग का इंपॉर्टेंस नहीं था, लेकिन यहाँ पर लो स्कोरिंग एनकाउंटर हुआ तो बॉलर्स का नाम जरूरी था। अगला मैच और तीसरा मैच जो वेलिंगटन पे हुआ, वापस से वेलिंगटन ने पहले बल्लेबाजी करी और वापस से वो मैच हार गए। फिर से डेलपोर्ट ने लीड किया। बाकी जेमिसन तो अभी नहीं है इस टीम में, और सोलिया, अशोक गिब्सन कोई भी अवेलेबल नहीं है। ये मैट गिब्सन है, ऑकलैंड वाले गिब्सन, और रविंद्र भी अवेलेबल नहीं है। ऑकलैंड ने वापस से चेस कर लिया। फिर से लीड करने वाले प्लेयर्स थे वार्कर और विल ओडोनेल। यहाँ पे भी एक बार आपने इन दोनों को परफॉर्म करते हुए देखा है। एक बार देखो, यहाँ पे विल ओडोनेल ने एक बार 100 लगाया था चेस करते हुए, और यहाँ पे वार्कर ने चेस करते हुए 100 लगाया था। फिर से इन दोनों का नाम आया है। वार्कर का यहाँ भी काफ़ी बड़ा स्कोर था। वैन बीक के 3 विकेट्स। लास्ट मैच जो हुआ था, जो इस सीजन का मैच था, यहाँ पे भी ऑकलैंड ने काफ़ी बड़ी बल्लेबाजी करी, 38 ओवर्स में 295। तो ऑकलैंड वो एक मैच अगर हम बीच का छोड़ दें, तो उनकी बैटिंग तो बहुत धमाकेदार हुई है। सोलिया नहीं है, निशम नहीं है, रॉबर्ट ओडोनेल ने यहाँ पे स्कोर्स करे। वेलिंगटन की बैटिंग बुरी नहीं थी, लेकिन वो चेज नहीं कर पाए। ट्रॉय जॉनसन बड़ा स्कोर उनका था, केली और रॉबिन्सन के साथ। लिस्टर खाली हैं, बाकी हैरिसन का 1 विकेट, और कोई अवेलेबल नहीं है। तो इस फिक्चर में खाली मेरे ख्याल से ये एक परफॉर्मेंस था, वैन बीक का एक बार 3 और डेलपोर्ट का 4। ये एक जो मैच था, यही वाला मैच जो कि सेकेंड लास्ट मैच है, यहाँ पे थोड़ा बहुत हमने बॉलर्स का कुछ रोल देखा भी होगा। नहीं तो यहाँ पे बैटिंग परफॉर्मेंसेस ही डोमिनेट कर रहे हैं, और यहाँ पे काफ़ी रन्स हम बनते हुए देख रहे हैं। एक
मैच मेरे ख्याल से ऐसा रहा होगा, ये वाला मैच, आखिरी मैच, जहाँ पे बैटिंग फर्स्ट टीम जीती है। नहीं तो उसके अलावा बैटिंग सेकंड करने वाली टीम, मतलब चेस करने वाली टीम यहाँ पे बेहतर कर रही है 5 में से 4 बार। और काफ़ी हाई स्कोरिंग इनकाउंटर्स देखने मिले हैं। कुछ प्लेयर्स के नाम हमने रिपीट होते हुए देखे हैं, उनके बारे में तो हम बात करेंगे ही। लेकिन उसके पहले अगर हम वेलिंगटन वाले मैच को फोकस में रखें, जहाँ पे कल का मैच होने जा रहा है, तो अपने को 5 में से 3 मैच मिलेंगे वेलिंगटन के, ठीक है। पहला मैच 2022 का, वेलिंगटन की बैटिंग भी अच्छी रही थी, देख सकते हो आप, 307 उन्होंने बनाए ट्रॉय जॉनसन के स्कोर से। एलन नहीं है अवेलेबल, ट्रॉय जॉनसन ही एक लौते बैट्समैन अपने को दिखे हैं जिनके बड़े स्कोर्स हैं। स्कोर एक आध कुछ स्कोर रहा होगा वेलिंगटन के बाकी बैट्समैनों का भी, लेकिन बड़े स्कोर 2 बनाने वाले ट्रॉय जॉनसन ही हैं। 84 यहाँ पे, और आखिरी मैच में भी 90+ स्कोर उन्होंने बनाया था। बाकी फर्ड्स, दिलपोर्ट ये बॉलिंग परफॉर्मर्स रहे हैं। ऑकलैंड की तरफ से वार्कर और चैपमैन ने लीड किया। वार्कर के भी 2 बड़े स्कोर्स हैं इस फिक्चर में रिसेंट टाइम्स में, 132 यहाँ पे, और नीचे भी एक बार हमने 90+ का स्कोर देखा। अगला मैच जो वेलिंगटन पे हुआ था, यहाँ पे ऑकलैंड ने पहले बल्लेबाजी करी, कुछ खास वो नहीं कर पाए, जहाँ पे न्यूटन, वैन बीक ये बॉलिंग परफॉर्मर्स थे। वेलिंगटन ने यहाँ पे डिफेंड कर लिया, मतलब चेस कर लिया रन को। नेथन स्मिथ का परफॉर्मेंस, दिलपोर्ट का नाम हमने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देखा है। ऑकलैंड की तरफ से दंडू फंड से एक बार 3 विकेट था, और दिलपोर्ट ने एक बार 4 विकेट, एक बार 2 विकेट निकाला हुआ है रिसेंट टाइम्स में। और लास्ट मैच जो वेलिंगटन में हुआ था, यहाँ पे वेलिंगटन ने अच्छी बल्लेबाजी नहीं करी थी। हर बार जब वेलिंगटन बैटिंग फर्स्ट कर रही है, यहाँ पर वो हारे हैं, ठीक है। चेज मतलब डिफेंड वो नहीं कर पाए हैं। एक ही बार उन्होंने बॉलिंग फर्स्ट करी है, वो मैच वो जीते हैं। तो दिलपोर्ट का यहाँ पे भी था, बाकी और कोई बॉलर्स अवेलेबल नहीं है। ऑकलैंड ने इस बार भी चेस कर लिया, जहाँ पे वार्कर का यहाँ पे भी काफ़ी बड़ा स्कोर था, 100 भी कर सकते थे अगर थोड़ा और रन रहता तो। और विल ओटोनल के स्कोर अपने को देखने मिल रहे हैं। तो वार्कर यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। 2 बार जो उन्होंने चेस करी है, दोनों ही बार उन्होंने रन बनाया है वेलिंगटन के मैचेस की अगर हम बात करें तो। और एक बार चैपमैन का आया है, एक बार विल ओटोनल का आया है। और वेलिंगटन की तरफ से ट्रॉय जॉनसन एक बार, नेथन स्मिथ एक बार, और बस यही इनके परफॉर्मेंसेज हैं। बॉलरों में से दिलपोर्ट का नाम हमने थोड़ा बहुत देखा है, वैन वीक वगैरह तो रहते ही हैं, इनके बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये है कहानी अभी तक की इस फिक्चर में। मोर देन एवरेज तो डेफिनेटली हाई स्कोरिंग भी हमें थोड़ा बहुत देखने मिला है। कम स्कोर्स कम मैच में ही बने हैं। ये वाला मैच जो था लास्ट मैच, सेकंड लास्ट मैच, जहाँ पे हमें थोड़ा बहुत लो स्कोरिंग एनकाउंटर देखने मिला, हालांकि चेज वहाँ पे भी आसानी से हो गया था। और यहाँ पर एक बार हुआ था 207 पर, तो वेलिंगटन के कैचेस में थोड़ा बहुत वो हुआ है। नहीं तो 300 के पार 280+ स्कोर बना है। 38 ओवर में हमने यहाँ पे 290+ भी बनते हुए देखा है। तो ऐसा रहा है ये फिक्चर, बराबर। अगर हम समराइजेशन पे आ जाए तो यहाँ पे खास कुछ नहीं है बताने को, लेकिन जो नाम दिखाने लायक था वो हमने देख लिया। कुछ नामों को तो हमने ऑलरेडी फोकस पे रखा हुआ है। वेलिंगटन की तरफ से ऑब्वियसली नाम कम होते हैं, क्योंकि उनके प्लेयर्स रिपीट नहीं हो रहे हैं और काफ़ी सारे यंग प्लेयर्स खेल रहे हैं। ऑकलैंड की तरफ से जो पुराने प्लेयर्स थे उनके हमने नाम दिखा दिए। अभी हम बात करेंगे ग्राउंड के बारे में। इस ग्राउंड का लास्ट मैच ही जो था वेलिंगटन बनाम ओटागो, वो हमने कवर करा था, तो आपको याद होगा कि हम क्या उम्मीद रख सकते हैं यहाँ पे। बाकी अगर नहीं है याद तो फिर से रिपीट करवा देते हैं। तो ये पहला मैच था। जनरली देखो बहुत रन्स तो नहीं बनते हैं, ठीक है। और हमने ऊपर भी हेड टू हेड में 2 फिक्सचर्स ऐसे देखे हैं जहाँ पे 220-25 के भीतर मामला निपटा है पहले बैटिंग करने वाली टीम का। बीच में एक आध सीज़न पहले ऐसे मैचेस गए थे जहाँ पर 350-400 रन बन रहे थे, लेकिन जनरली आप उतना रन यहाँ पे उम्मीद नहीं रखते। वही एग्जांपल ये है जहाँ पे 381 बनाया था नॉर्टन डिशिस ने और 348 बनाया था वेलिंगटन ने। यहाँ पे ऑब्वियसली एलन का काफ़ी वो रोल रहा है। एलन यहाँ पे काफ़ी अच्छा रोल प्ले करते हुए आए हैं जब वो पहले खेलते थे, ठीक है। जो हाई स्कोरिंग इनकाउंटर्स की मैं बात कर रहा हूँ बीच में, ये 2022 वाले सीज़न में आखिर के टाइम में ऐसे कुछ मैचेस गए थे जहाँ पर 350-400 के आसपास रन बने थे। वहाँ पे वेलिंगटन की बैटिंग भी बहुत बढ़िया रही थी, और उसमें लीड करने वाले प्लेयर का नाम एलन था। और भी कोई प्लेयर रहे होंगे, लेकिन एलन काफ़ी कंसिस्टेंटली वहाँ पे रन बना रहे थे। तो जो भी है, नॉर्थन डिशीज ने यहाँ पर बना था 381। यहाँ पर आपको वैन बीक, सीयर्स ये दोनों बॉलर्स दिख जाएंगे, बाकी कोई अवेलेबल नहीं है। वेलिंगटन यहाँ पे वो चेस नहीं कर पाए थे। एरन के स्कोर यहाँ पर थे, लेकिन क्योंकि वो अभी वेलिंगटन के होकर नहीं खेलते हैं तो इसीलिए उनका नाम नहीं है। बाकी केली खाली अवेलेबल है, कॉनवे ब्लंडल अवेलेबल नहीं है, पेसर्स का अपर हैंड। अभी नॉर्मल सिनारियोज पे अगर हम मैचेस की बात करेंगे तो नोटिस करो यहाँ पे वेलिंगटन ऑकलैंड का जो आपने आखिरी हेड टू हेड देखा, 219 का स्कोर था, चेस कर लिया ऑकलैंड ने। स्पिनर्स मतलब वो अशोक का रोल था लेग स्पिनर, नहीं तो स्पिनर्स डोमिनेट यहाँ पे नहीं करते। लेग स्पिनर अगर हो तो अलग बात है। वैन विक के 3 विकेट से ऑकलैंड ने यहाँ पे चेस कर लिया। इस सीजन के मैचेस की बात करें तो वेलिंगटन बनाम कैंटरबरी का मैच था। ग्रीनवुड एक नाम है जिनको हमने नोटिस किया है, स्पेशली बैटिंग फर्स्ट में। बैटिंग फर्स्ट में 3 बार उन्होंने शायद बैटिंग फर्स्ट करी होगी, जिनमें से 2 बार उन्होंने स्कोर करे हैं। बैटिंग सेकंड में अभी तक कुछ नहीं है, लेकिन बैटिंग फर्स्ट में इस राउंड पर उनके स्कोर्स हैं। नोटिस करना ग्रीनवुड के यहाँ पे रन है, ट्रॉय जॉनसन के साथ पेसर्स का अपर हैंड। कैंटरबरी ने उसको भी चेज नहीं किया, लो स्कोरिंग एनकाउंटर बन गया ये। नेथन स्मिथ, मिलने अवेलेबल नहीं है, यंग हस्बैंड और वैन विक।
अगला मैच वेलिंगटन बनाम नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्स के बीच में हुआ। यहाँ पे भी ग्रीनवुड को बैटिंग फर्स्ट करवाने भेज दिया, रन बना दिया उन्होंने। केली के स्कोर्स है, मैकलॉफ्लिन को थोड़ी बहुत बैटिंग मिली, उन्होंने भी रन बनाए। पेसर्स का ओवरहैंड नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्स को यहाँ पे चेस नहीं करने दिया। फिर से नेथन स्मिथ, वैन विक, यंग हस्बैंड, सीयर्स और मिलने के यहाँ पे परफॉर्मेंस है। लास्ट मैच जो हुआ था 226 बनाया था ओटागो ने, मतलब ऊपर जो स्कोर्स आपने देखो उसके कंपैरिजन में तो भी काफ़ी कम। ये बॉलर फिर से रिपीट हो रहे हैं, सीयर्स, यंग हस्बैंड, वैन विक, नेथन स्मिथ, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है। वेलिंगटन ने उसको डिफेंड वो चेस नहीं कर पाए। नेथन स्मिथ के बैटिंग से भी कंट्रीब्यूशन थे। ट्रॉय जॉनसन जिनके बारे में हमने काफ़ी बात करी थी, उनके यहाँ पर हाईएस्ट स्कोर्स थे। पेसर्स का अपर हैंड था, 8 विकेट उन्होंने निकाले थे, 1 विकेट स्पिनर को। और 8 में से ल्यूक जॉर्जसन जो पहले वही वेलिंगटन के होकर भी खेलते थे, उन्होंने यहाँ पे निकाले थे 5 विकेट्स। ठीक है, तो ये है असलियत जनरली इस ग्राउंड की। यहाँ पे बहुत रन्स नहीं बनते हैं, जैसे मैं बार बार कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बीच में जो 350-400 रन बने होंगे वो जनरली यहाँ पे उतना नहीं बनता। कल के मैच में देखना पड़ेगा क्या होता है। कल के मैच में वेलिंगटन के बॉलिंग में से एडम मिलने नहीं खेलने वाले हैं, तो वो एक धक्का है उनकी तरफ से। ऑब्वियसली उनके जगह पे जिनको लिया गया है वो मिलने की क्वालिटी तो नहीं ब्रिंग करेंगे, लेकिन हाँ, मिलने कल के मैच में नहीं है, तो वो एक बॉलिंग हल्की होने वाली है। और सामने एलन भी आने वाले हैं, तो देखना पड़ेगा कि क्या होता है कि एलन वही विध्वंसी रूप दिखा पाते हैं या नहीं, या फिर उनको जल्दी निपटा देती है वेलिंगटन के कोई ना कोई बॉलर। तो इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी, क्योंकि एलन एक ऐसे प्लेयर हैं, इनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कंडीशन वगैरह का, ये अपने एक ही गियर पे खेलते हैं। और ये अगर चलना शुरू हो जाते हैं तो फिर से शायद आपको हाई स्कोर देखने मिल भी सकता है। तो ये है सारी कहानी जो ग्राउंड से बताने लायक थी। हेड टू हेड की चीज़ें हमने पहले डिस्कस कर ली हैं। कुछ नामों को हमने काफ़ी फोकस पे रखा है, जिनमें से 3 ऑलराउंडर्स जो हैं, वैन विक, नेथन स्मिथ, यंग हस्बैंड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यंग हस्बैंड मेनली बॉलिंग से ही, बाकी दोनों बैटिंग से भी कंट्रीब्यूशन हैं। वैन विक ने इस सीजन में एक 100 भी लगाया हुआ था, जो मैच एबंडेंट हो गया था मेरे ख्याल से नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट्स के अगेंस्ट में इसी ग्राउंड पे, तो वो मैच नहीं इसीलिए है यहाँ पे। नहीं तो इन तीनों के परफॉर्मेंसेज हैं। बाकी बैटिंग में से ट्रॉय जॉनसन, केली, ये थोड़ा ऑल्टरनेट होते रहते हैं। केली का उतना कंसिस्टेंट नहीं है, बीच में आप नोटिस करोगे ये एक 100 उनका था यहाँ पे, ये नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट्स के अगेंस्ट में। बाकी उनका उतना कंसिस्टेंटली स्कोर नहीं है। ग्रीनवुड ने बैटिंग फर्स्ट में थोड़े बहुत रन्स बनाए हैं, बैटिंग सेकंड में कुछ कंट्रीब्यूशन उनका अभी तक नहीं है। ठीक है, तो ये एक नाम है जिनका नोटिस कर सकते हो। तो ये है सारी चीज़ें जो बताने लायक था। आई होप आपने सब कुछ सही से देख लिया होगा। अभी हम बात करेंगे प्लेइंग 11 के बारे में। तो वेलिंगटन की तरफ से सेवरीन ओपनिंग कर रहे हैं, जिनका कुछ अभी तक कंट्रीब्यूशन नहीं आया है। थोड़े से स्टार्ट्स ले रहे हैं, लेकिन वो फिनिश नहीं कर पाए हैं। जनरली चेस बेहतर करते हैं जितना मैंने देखा है, हालांकि मुझे अभी भी नहीं लगता कि स्मॉल लीग में आप एनीवेज इनको लो पाओगे। ग्रीनवुड एक ऑप्शन है अगर बैट फर्स्ट कर रहे हैं, आप देख सकते हो। उसके बाद ट्रॉय जॉनसन, केली। ट्रॉय जॉनसन के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, उनके बड़े स्कोर्स हैं। ट्रॉय जॉनसन एक ऐसे प्लेयर हैं, अगर वो चलना शुरू हो जाते हैं तो काफ़ी लंबी इनिंग्स खेल सकते हैं। तो मेरे शॉर्ट लिस्ट में अगर मेरे को वेलिंगटन के बैटिंग ऑप्शंस लेने पड़े तो ग्रीनवुड, ट्रॉय जॉनसन, केली, ये ऑप्शंस हैं मेरे पास, जिनमें से सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मैं ट्रॉय जॉनसन को ही दूंगा। उसके बाद ग्रीनवुड अगर बैट फर्स्ट कर रहे हैं, और केली अगर आपको लेना ही है तो ग्रीनवुड की जगह पे आप ले सकते हो। उसके बाद मैकलॉफ्लिन, टैशकॉफ के जगह पे हो सकता है कल के मैच में अब्बास खेल जाए, इंजरी के बाद ही वापसी करने वाले हैं। अच्छा परफॉर्मेंस रहा है ओवरऑल, बहुत हाइप करने वाली थी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर वो बैट फर्स्ट कर रहे हैं आप इनकी तरफ देख सकते हो। वैन विक, नेथन स्मिथ, यंग हस्बैंड, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ओली न्यूटन कल के मैच में खेलने वाले हैं मोस्ट प्रोबेबली मिलने के जगह पे। देखना ये पड़ेगा कि इनका रोल क्या होता है। और बेन सीयर्स है। यहाँ पे जो प्लेयर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ये 3 ऑलराउंडर्स, इन तीनों में से वैन विक और नेथन स्मिथ आपको बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट करके देते हैं। यंग हस्बैंड कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, मैं बहुत हाइप नहीं कर रहा। जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है, अगर किसी एक ऑलराउंडर को छोड़ना ही है तो शायद आप सबसे पहले यंग हस्बैंड को ही छोड़ोगे, लेकिन ये कंसिस्टेंटली 50-55 के आसपास पॉइंट देते रहते हैं जनरली। बैटिंग से आपको ये 3 ऑप्शन मिलेंगे, ग्रीनवुड, ट्रॉय जॉनसन, निक केली, स्मॉल लीग में देने के लिए। मेरा मतलब रेंज क्या है, मैंने अपना ओपिनियन क्या है मैंने बता दिया। और बॉलिंग में से जिसको सब लेंगे वो है बेन सीयर्स। ठीक है, इसके अलावा न्यूटन को बड़ी लीग में ट्राई कर लेना। न्यूटन जब उनको मेन बॉलर के तौर पे यूज़ किया जाता था काफ़ी सीज़न पहले, तब उन्होंने बहुत विकेट निकाले थे ऑकलैंड के अगेंस्ट में, लेकिन अभी वो रोल भी बदल गया है, टीम्स बदल गई हैं, तो वो अलग बात है। नहीं तो अगर इनको सही से यूज़ किया जाता तो इनका रोल बहुत बढ़िया हो सकता था। अभी तो नेथन स्मिथ, वैन विक, बेन सीयर्स, उसके बाद न्यूटन का नंबर आएगा चौथे पेसर के रूप में। ठीक है, हालांकि बॉलिंग तो मेरे को फिर भी लग रहा है कि मिल ही जाएगी 10 ओवर की, क्योंकि 5वां बॉलर यही होने वाले हैं। पाँच ही बॉलिंग ऑप्शन मेरे को दिख रहा है अगर यही प्लेइंग 11 रहा तो, लेकिन इंपॉर्टेंस शायद थोड़ा अभी कम हो जाए। ठीक है, नए बॉल के साथ शायद बॉलिंग ना मिले, 10th ओवर में भी बॉलिंग ना मिले, ऐसा। ऑकलैंड की तरफ से वार्कर और फिन एलन ओपनिंग करेंगे, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, और दोनों के ही परफॉर्मेंसेस ठीक ठाक हैं। एलन का तो अच्छा रहा ही है इस सीज़न में, और वार्कर के भी आपने देखे कि उन्होंने बड़े स्कोर्स बनाए हैं। हालांकि इस सीज़न में फॉर्म थोड़ा अप डाउन चल रहा है, लेकिन एनीवेज बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है।
चैपमैन उसके बाद बॉलिंग ज़्यादा नहीं कराई थी लास्ट मैच में, और ना लास्ट मैच में कुछ भी नहीं कर पाए थे बैटिंग से बॉलिंग से, लेकिन इंपॉर्टेंस अभी भी इनका रहता है। रॉबर्ट ओडोनेल, विल ओडोनेल, कैम फ्लेचर, दोनों कीपरों में से ऑब्वियसली ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कैम फ्लेचर को अगर लेना है तो चेज में लेना, बैटिंग फर्स्ट में आप सोच भी सकते हो। जॉक मैकेंजी, उसके बाद लुई डेलपोर्ट, एकमात्र बॉलर जिनके परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर रहे हैं। एक मैच में दनरू फंड्स का भी अच्छा रहा है जो कल के मैच में वापसी करने वाले हैं, और बेन लिस्टर। इनमें से जो प्लेयर्स हमारे टीम में होंगे, मेरे हिसाब से वार्कर, एलन दोनों ही ओपनर के लेने लायक हैं। फिर भी अगर आपको एक को छोड़ना है, आप ऑब्वियसली वार्कर को छोड़ोगे क्योंकि उनका फॉर्म थोड़ा डाउनवर्ड चल रहा है। एलन को छोड़ने का सवाल पैदा नहीं होता, भले ही वो 0 पे आउट हो जाए। उसका चैपमैन, क्योंकि ये बॉलिंग भी करा रहे हैं और बैटिंग सेक्शन में लिस्टेड होंगे तो ईजी पॉइंट स्कोरर आपके लिए बन सकते हैं। ओटोनेल, कुछ स्कोर्स इनके हैं, ठीक है, कंसिस्टेंट बैटिंग ऑप्शन में से मैं इनको हमेशा काउंट करता हूँ, देखा जा सकता है, लेकिन बहुत हाइप करने वाली कोई परफॉर्मेंस नहीं है। विल ओटोनेल मेरे कैलकुलेशन में नहीं आ रहे हैं। कैम फ्लेचर लेना है तो बैटिंग सेकंड में लेना, बैटिंग फर्स्ट में लेने की ज़रूरत नहीं है। रायन हैरिसन, बैटिंग इनको मिल जानी चाहिए और बॉलिंग भी 5-6 ओवर कहीं नहीं जाते इनके, परफॉर्म करे ना करे लेकिन उनका इस्तेमाल तो सही से होता है, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत परफॉर्म और कर लेते तो लोग इनकी तरफ देखते भी ज़्यादा, लेकिन परफॉर्मेंस उस तरीके से अभी तक नहीं आया है, ना ही जॉक मैकेंजी का आया है। एक आध विकेट निकालते हैं, बैटिंग से कोई कंट्रीब्यूशन उनके नहीं है। लुई डेलपोर्ट मस्ट हैव है, इनको छोड़ नहीं सकते, इस कंडीशन में इनको विकेट लेना आता है। और बाकी फर्न्स और लिस्टर में से फर्न्स के परफॉर्मेंस थोड़े बहुत रहे हैं इस फिक्चर में, लिस्टर का कोई नाम नहीं है। तो हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से, मेरे हिसाब से दोनों ओपनर्स में से हो सके तो दोनों को लेकर चलना, नहीं कम से कम तो एलन तो है ही। उसके बाद चैपमैन, क्योंकि ये बॉलिंग कुछ देंगे बैटिंग में रहते हुए भी। 2 यहाँ से हो गए, डेलपोर्ट तीसरे, और बॉलरों में से दनरू फंड्स, ये 4 हमारे कोर्ट पे रहेंगे। इसके अलावा हम जिन प्लेयर्स को देखेंगे, एलन और वार्कर में से आपने जिसको छोड़ा आप उसका कंसीडर कर सकते हो। रॉबर्ट ओडोनेल बैटिंग में से, कैम फ्लेचर अगर वो चेस कर रहे हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, और रायन हैरिसन अगर ऑलराउंडर में से स्पेस मिले तो देख सकते हो कि ऑलराउंडर में काफ़ी जैम हो सकता है। कल के मैच में 3 तो आपने विलिंगटन की तरफ से ऐसे ही रख लिया होगा। उसके बाद शायद अगर बैटिंग में लेने के बाद स्पेस मिले तब आप हैरिसन को ले सकते हो, नहीं तो स्पेस निकाल पाना थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है। कैप्टन मैक्सिमम चॉइस की बात करें तो मेरे ख्याल से वेलिंगटन के ऑप्शन से साथ ही लोग जाएंगे। ऑकलैंड की तरफ से किसी को अगर लोग कंसीडर करेंगे तो वो है एलन। बाकी वैन बीक परसेंटेज कैप्टन है, काफ़ी लोग इनको एनीवेज कैप्टन बनाने वाले हैं और कॉन्सिस्टेंटली पॉइंट वो दे रहे हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा भी दे देते हैं। उसके बाद नेथन स्मिथ, यंग हस्बैंड और केली, ये कंसिस्टेंट पॉइंट स्कोरर है। केली का थोड़ा अप डाउन है इस फिक्चर में, तो कोई नाम हमने देखा नहीं, ग्राउंड में भी उतना बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस इनका नहीं है, बस नाम की बेसिस पे लोग ले सकते हैं। ग्रीनवुड अगर बैट फर्स्ट कर रहे हैं आप इन पर देख सकते हो, और बेन सीयर्स बॉलिंग फर्स्ट में बेहतर करते हैं, एनीवेज ले सकते हो आप। और अब्बास को भी अगर लेना है तो बैटिंग फर्स्ट में लेना। ऑकलैंड की तरफ से चैपमैन और एलन के साथ लोग जाएंगे। चैपमैन का परफॉर्मेंस भी बहुत खास कुछ नहीं रहा है, लेकिन क्योंकि ये बॉलिंग करा सकते हैं, करा सकते नहीं, तो इसीलिए उनका इंपॉर्टेंस है। बाकी एलन रिस्की में ओडोनेल और कैम फ्लेचर, ये दोनों ऑप्शन हैं। कैम फ्लेचर अगर चेस करें तो देख सकते हो लोग एक भी कीपर को अगर लेंगे तो पहले कैम फ्लेचर को ही लेंगे। हालांकि मैकलॉफ्लिन भी बहुत बैटिंग खराब नहीं रहा उनका परफॉर्मेंस, जितना मौका मिला है अगर जल्दी विकेट्स गिर गए और उनको बराबर टाइम मिल गया तो मैकलॉफ्लिन भी अच्छा कर सकते हैं, इस सीजन में उन्होंने करा भी हुआ है। डेलपोर्ट और फर्न्स, इसके बाद बॉलिंग से। अभी के लिए मैंने इन 7 प्लेयर्स को रखा है। बैटिंग में मेरे ख्याल से ये दोनों तो सबके टीम में होंगे, और क्यों मैंने बताया कि ऑलराउंडर में इन तीनों के बाद प्लेयर्स लेना थोड़ा मुश्किल हो सकता है आपके लिए, क्योंकि बैटिंग में काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। रॉबर्ट ओडोनेल हैं, केली हैं, वार्कर हैं, ट्रॉय जॉनसन है, ग्रीनवुड को तो छोड़ ही दो आप, तो उसका तो हमने बात भी नहीं करी, तो इसीलिए काफ़ी सारे ऑप्शन बैटिंग में हो जाते हैं। तो इसीलिए मेरे हिसाब से इन तीनों ऑलराउंडर्स के बाद चौथा ऑलराउंडर के रूप में हैरिसन को लेना काफ़ी लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है, स्पेशली रेस्ट्रिक्शन वाले साइड्स में, ठीक है। मैं मेरा ओपिनियन बता देता हूँ, एलन को शायद मैं रिगार्डलेस ऑफ टॉस रखूंगा। चैपमैन क्योंकि ईजीएस्ट ऑफ पॉइंट स्कोरर्स वो बन सकते हैं अगर उन्होंने एक आध विकेट भी निकाल लिया तो। बैटिंग से एक बड़ा स्कोर उनका भी है, आपने नोटिस किया चेस करते हुए, जनरली चेस वो बेहतर करते हैं। रॉबर्ट ओडोनेल कॉन्सिस्टेंटली तो कुछ नहीं है, लेकिन अच्छे स्कोर्स हैं, डिपेंडेबल बैटिंग ऑप्शन के तौर पे आप इनको ले सकते हो, लेकिन सिर्फ बैटिंग से ही पॉइंट देंगे। निक केली शायद मैं परसेंटेज प्लेयर्स में से पहले जिसको ड्रॉप करूंगा वो निक केली है। हेड टू हेड में कोई नाम इनका नहीं है, और ग्राउंड पे भी एक ही बड़ा स्कोर है, बाकी कुछ खास इनका नहीं है। बैकफायर भी कर सकता है, लेकिन कहीं पर तो आपको कुछ चांस लेना ही पड़ेगा। वार्कर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकते हैं। ओडोनेल और वार्कर में से अगर आपको एक को लेना है, अगर आप वो सिलेक्शन करना चाहते हो तो वार्कर चेस बेहतर करते हैं, वो ले सकते हो आप। और ट्रॉय जॉनसन का भी सेम सीन है, वो चेस बेहतर करते हैं। ग्रीनवुड बैटिंग फर्स्ट में, ट्रॉय जॉनसन और ग्रीनवुड के परसेंटेज अभी भी थोड़े कम है। ग्रीनवुड को तो मैं गलती से भी नहीं देख पा रहा हूँ कोई लेंगे, ट्रॉय जॉनसन को शायद ले भी ले। ग्रीनवुड अगर लेना है तो बैटिंग फर्स्ट में आप ले सकते हो, उनके बैटिंग फर्स्ट में रन्स हैं, ठीक है। कीपर सेक्शन में फ्लेचर हैं और मैकलॉफ्लिन, ब्रिग्स नहीं खेलेंगे, स्क्वाड में नहीं है, तो इन दोनों में से आप ले सकते हो। जनता क्या करेगी, फ्लेचर के साथ जाएगी। मैं हमेशा बोलता हूँ फ्लेचर अगर चेस करते हैं तो वो इंपॉर्टेंट ज़्यादा होते हैं। आप मैकलॉफ्लिन को भी अंडर एस्टिमेट ना ही करो तो बेहतर, उन्होंने भी अच्छी बल्लेबाजी करी है जब उनको मौके मिले हैं।
ऑलराउंडर में ये 3 तो हमारे लिए हैं ही। रायन हैरिसन, अगर आपके पास पेस हो, अगर आप इतना रिस्क ले पाते हो कि इतने सारे बैटिंग में से आपने 3 को छांच के निकाला है, तब जाके रायन हैरिसन को आप देख सकते हो, नहीं भी लोगे मेरे ख्याल से चलेगा। बॉलरों में से लुई दिलपोर्ट और बेन सीयर्स, इन दोनों को मैंने रखा है, मिलने स्क्वाड में नहीं है। बाकी ऑप्शंस में से फर्न्स के साथ सभी जाएंगे तीसरे बॉलर के रूप में मेरे ख्याल से, तो फर्न्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे बेन लिस्टर होंगे, और बिल्कुल नीचे आ जाओगे, बिल्कुल नीचे नहीं, ओली न्यूटन आपको मिल जाएंगे, जिन्होंने कुछ खास तो नहीं किया है, लेकिन वही बात है कि अगर कम से कम तीसरे पेसर के रूप में भी इनका यूज़ होता है तब भी मेरे ख्याल से वो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। लेकिन अभी इनका रोल बहुत बदलने वाला है। लेकिन 10 ओवर की बॉलिंग मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि 5 जो बॉलर यूज़ करेगी टीम, उनमें से वैन बीक, नेथन स्मिथ, यंग हस्बैंड, सीयर्स और न्यूटन है। तो 10 ओवर की बॉलिंग इनको फिर भी मिलेगी, लेकिन किस जगह पे बॉलिंग मिलेगी, क्रिटिकल जगह पे बॉलिंग मिलेगी या नहीं, यही सबसे बड़ी बात है जो मुझे नहीं लगता मिलने वाली है। ठीक है, कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें तो जनता वैन बीक, नेथन स्मिथ और एलन, इन तीनों के आसपास जाने वाली है। मैं भी अगेंस्ट नहीं हूँ। वैन बीक ने कंसिस्टेंटली पॉइंट्स निकाला है, बैटिंग इस सीजन में काफ़ी बढ़िया करी है, बॉलिंग से तो अच्छा वो करते ही हैं। एलन भी तो आपको पता ही है। नेथन स्मिथ, इनके रिकॉर्ड्स अच्छे रहे हैं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन अच्छा ही करते हैं ये ऑकलैंड के अगेंस्ट में। जब वो ओटागो के होकर भी खेलते थे तब भी अच्छा करते थे, अभी भी। इसके अलावा अगर आपको देखना है तो आप वार्कर का देख सकते हो। वार्कर का फॉर्म थोड़ा डाउनवर्ड्स है, लेकिन उनके रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं, बड़े बड़े स्कोर्स उन्होंने बनाए हैं। और ट्रॉय जॉनसन का भी वही सीन है, दोनों ही चेस बेहतर करते हैं, तो दोनों को में से आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स वहीं पे आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।